हाँ जी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये सारी फॉर्म्स ऐसी है जिसके बारे में हमें डिटेल में पता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर एक ओवरव्यू दिया हुआ है क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में बताया। अब आप किस फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर इंडिविजुअली काम किया जाता है, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड बेसिकली कोई लॉ नहीं है हमारे पास। सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स in this form of business an individual invest capital to start the business, takes all the decisions relating to the business, look after the day-to-day functioning of the business and finally responsible for the profit and प्रॉफिट भी इंडिविजुअल का, लॉस भी इंडिविजुअल का, पैसे भी इंडिविजुअल के, ओनरशिप भी इंडिविजुअल का। जैसे दुकान खोलकर बैठ गए तो सब कुछ उस दुकान वाले का, राइट। It is the business organization in which single person owns, manages and controls all the activities of the business. The individual who owns and runs the sole proprietorship business is known as sole proprietor या sole. Here the sole objective is the earning profit. It is the oldest and most common form of business. Thus, sole proprietorship can be defined as the business enterprise exclusively owned, managed, controlled by a single person with all the authority, responsibility and risk. Characteristics में वही चीज़ें बता रखी है। Single ownership, 100% risk of owner, can be closed at the will of owner or upon his. No sharing of profit and loss, सब कुछ उसका owner का। One man's capital, whole capital is provided by the owner either from his personal resources or by borrowing from friends, relatives, banks and other financial institutions. भाई चाहे आप अपने पेरेंट से पैसे ले रहे हो, फ्रेंड से पैसे ले रहे हो, नॉन से ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, लेकिन पैसा तो आप ही का लग रहा है ना। पर्सनली कौन लायबल हो पैसा वापस देने के लिए? आप, राइट। वन मैन कंट्रोल, द ओनर एंड और प्रोप्राइटर अलोन टेक्स ऑल द डिसीजंस टू रन द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लो की नज़रों में इस बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं है। लो तो सिर्फ आपको पहचानता है। कौन बिजनेस कर रहा है? आप बिजनेस कर रहे हो। उधार किसने लिया था? आपने लिया था, बिजनेस ने नहीं लिया था। तो लाइबिलिटी किसकी है? आपकी। जिसका भी पैसा देना है आपको देना है, बिजनेस से प्रॉफिट हो या ना हो। In case of loss, business assets along with the personal property of the proprietor shall be used to pay the business liabilities, right? Less legal formalities, sole proprietorship is not required to be registered. Advantage तो इसके बहुत सारे हैं। जब मर्जी शटर उठाओ, दुकान शुरू, शटर गिराओ, दुकान easy to form and wind up. बेसिकली किसी लॉ के अंदर रजिस्टर करवाने की भी जरूरत नहीं अगर आप नहीं करवाना चाहते तो। Direct motivation, because the entire profit belongs to the sole proprietor alone. Thus, there is a direct link between the effort and reward. No sharing of profit. Quick decision and prompt action, as all the decisions are taken by the sole proprietor alone. Better control, since the proprietor has all authority with him. It is possible to exercise better control over business. Maintenance of business secrets. Proprietor is not need to disclose any information to others. अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हो तो भी बिजनेस सीक्रेट्स लीक होने का डर रहता है। 4, 5, 6 लोगों के हाथ में, जो पार्टनर्स हैं उनके हाथ में बिजनेस सीक्रेट्स है, राइट। अगर मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं कैसे उस चीज़ को कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कैसे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मेरे बिजनेस सीक्रेट्स है, कैसे वेबसाइट टॉप पे ला रहा हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है, राइट। क्लोज पर्सनल रिलेशंस विद द कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, अपनी मर्जी से काम बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, अपनी मर्जी से कस्टमर्स चुने जा सकते हैं, अपनी मर्जी से सप्लायर्स चुने जा सकते हैं, अपनी मर्जी से स्टार्ट किया जा सकता है, अपनी मर्जी से बंद किया जा सकता है। एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले डिसएडवांटेज, यार मेरे जेब में कितना पैसा है, कितना पैसा मैं अपने नॉन से या पेरेंट्स से ले सकता हूँ, कितना पैसा मैं उधार ले सकता हूँ। अब मेरे नॉन्स हैं या मैं बैंक से ले रहा हूँ लोन, वो भी तो मेरी एसेट्स, मेरी वर्थ देख कर देंगे मुझे लोन। तो हमेशा कैपिटल लिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी,
लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैं बीमार तो क्लास रुक गई, तो इलनेस, डेथ, इंसॉल्वेंसी जिसकी वजह से बिजनेस ख़त्म हो सकता है। लिमिटेड साइज अल्टीमेटली ह्यूमन के कंस्ट्रेंट है, 24 आवर्स ही काम कर सकता है, इससे ज़्यादा बेचारा ला नहीं सकता। माइंड की कंस्ट्रेंट है, नॉलेज की कंस्ट्रेंट है, कैपेबिलिटीज़ की कंस्ट्रेंट है, तो हर चीज़ की कंस्ट्रेंट है, राइट। लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, भाई हर इंसान तो 100% चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता ना। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो बाकायदा मैनेजमेंट के बंदे होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं। जो लोग मैनेज करते हैं उनसे दूसरे लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो आसान होता है। लेकिन एक ही इंसान को मैनेज भी करना है और मुझे ही पढ़ाना भी है, मुझे ही बच्चों से भी डील करना है मुझे ही वीडियो भी पेन ड्राइव में डालनी पड़े, मुझे ही नोट्स भी प्रिंट आउट करवाने पड़े, सब कुछ मुझे ही करना पड़े, तो क्या आउटपुट आ पाएगा, राइट। स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी, हाँ जी, किसके लिए सुटेबल है? ग्रोसरी शॉप है या सैलून के टाइप, जैसे वेयर द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज स्मॉल, और दुकान खोल के बैठ गए। वेयर द कस्टमर आर गिवन पर्सनल अटेंशन अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल टेस्ट एंड, नाई की दुकान, सैलून। वेयर नेचर ऑफ बिजनेस इज सिंपल, जैसे कि इन्होंने दे रखा है, एग्जाम्पल से याद रखना ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज स्मॉल एंड रिस्क इन्वॉल्व इज नॉट हैवी। वेयर मैनुअल स्किल इज रिक्वायर्ड, जैसे कि ज्वेलरी है, हेयर कटिंग है, टेलरिंग है। पार्टनरशिप, ये तो पार्टनरशिप एक्ट में आपने पूरा पढ़ा हुआ है, थोरोली पढ़ा हुआ है, रिपीट करूं इसे मैं? एक कहानी सुना दो इसे बिना पढ़े। अच्छा जी, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल होता है, अगर आप करवाना चाहते हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर करवा सकते हो। पार्टनर इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, लेकिन नॉट द एसेंशियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स एंड बिजनेस, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50, और ये किसने बताया हुआ है? कंपनी लॉ ने, ना कि पार्टनरशिप एक्ट ने। किसने बताया हुआ है? कंपनी लॉ ने, राइट। हाँ जी, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखना, ये ऑथर्स के नेम वगैरह। बाबू क्या करूँ बताओ, बहुत है सर, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। सर ये तो लिख के मर गए, अब हम क्या करेंगे? बेसिकली क्या होता है वो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम लिख के मर गए तो आप भी पीछे पीछे आ जाओ पढ़ पढ़ के। हाँ जी, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द अनदर इज इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। तो इसके अंदर कुछ नहीं है बताने का, मैंने बता रहा, पार्टनरशिप पूरा पढ़ा हुआ है। आ जाओ जी, HUF सुन लो ना। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ICSI की डेफिनेशन क्या है? लीनियरली डिसेंडिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, राइट। तो HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन सिर्फ हिंदू फैमिली नहीं, बल्कि जैन फैमिली, बुद्ध फैमिली और सिख फैमिली। जैन फैमिली, बुद्ध फैमिली और सिख फैमिली, ये भी HUF में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, राइट। हस्बैंड वाइफ का क्या चक्कर था कि अगर बुद्ध फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसे HUF का, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक लॉ टू रेगुलेट HUF, कौन से लॉ से रेगुलेट किया जाता है? हिंदू लॉ से, और HUF स्पेसिफिकली इंडिया में ही पाया जाता है, राइट। HUF के अंदर मेंबर बनने के लिए पैदा होना जरूरी है। जैसे ही पैदा होते हो आप HUF के मेंबर बन जाते हो। इसका मतलब तो एक दिन के बच्चे का जो शेयर है उतना ही शेयर 60 साल के बूढ़े का भी है। जैसे ही पैदा हुआ HUF में बराबर का हिस्सेदार बन गया, चाहे वो HUF के बिजनेस में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। मतलब लेट्स से मिस्टर X किसी HUF में पैदा होते हैं, बड़े होकर खुद की जॉब कर रहे हैं, HUF का बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल HUF का उनका शेयर उन्हें मिलेगा, चाहे वो बिजनेस में इन्वॉल्व है या नहीं है, राइट। HUF में पावर किसके पास होती है? जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ठीक है, जनरली मेल मेंबर होता है कर्ता जनरली, लेकिन आज के टाइम में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं रही है। एनी पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ HUF इज द कर्ता, मे बी मेल मे बी फीमेल, राइट। हाँ जी, HUF में पार्टनर का कंसेप्ट नहीं होता, को पार्टनर का कंसेप्ट होता है। को पार्टनर का मतलब द पर्सन हु हैज द राइट टू डिमांड द डिवीजन, और वो राइट किसके पास होता है? सिर्फ मेल मेंबर के पास, फीमेल मेंबर के पास वो राइट। तो क्या फीमेल मेंबर HUF का पार्ट नहीं है जी, कौन मना कर रहा है, बट को पार्टनर नहीं है, मतलब उसके पास डिवीजन की डिमांड करने का राइट। मेंबरशिप इज लिमिटेड अप टू 3 सक्सेसिव जनरेशन, मतलब इंडिविजुअल, हिज सन एंड हिज grandsons. Co-partner has got right to ask for the partition of HUF. A daughter has no right to ask for the partition and therefore is not co-partner. Karta is the eldest male member of the family. He is the HUF. इसको याद रखना, ये वर्ड याद रखना बस। Only a co-partner can become the Karta. His position is sui generis, मतलब of his own। कहा कि कर्ता कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, बट ये है कि ओनली को-पार्टनर कैन बिकम अ कर्ता। तो जब फीमेल को-पार्टनर नहीं बनेगी तो कर्ता कैसे? बेटा अगर किसी फैमिली में 2 ही फीमेल रह गई, जैसे कि दोनों हस्बैंड की डेथ हो गई भाई की, ना ऊपर सास ससुर रहे और 2 ही रह गई, इनकम टैक्स ने उसे HUF कंसिडर किया है बाकायदा, और कहा है कि भाई इनमें से कोई भी एक कर्ता हो सकती है, मैनेजर हो सकती है। अगर मेल है फिर तो मेल हो गया, अगर मेल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो HUF खत्म होगी, उस केस में फीमेल भी हो सकती है। अगर मेल है लेकिन वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो भी फीमेल हो सकती है, और मेल छोटा है तो भी हो। फीमेल। HUF ऐसी कहीं इनकम टैक्स ने, एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे भी हम, कि बहुत सारी ऐसी HUF को इनकम टैक्स ने HUF का दर्जा दिया है। फिर आपने कर्ता कहा कि मैनेजर होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल। बेटा इसमें लिखा हुआ है ना, जनरली इसमें मैंने आपको क्या कहा, इन जनरल एल्डेस्ट मेल, बट आज के डेट में इनकम टैक्स वाले नहीं मानते। अगर मेल नहीं भी है तब भी मैंने क्या बताया कि इवन फीमेल कैन बी कंसिडर एज कर्ता। उन्होंने कहा द पर्सन हु इज होल्डिंग द बिजनेस, who has the power to take the decision for business on behalf of all the members of HUF, that is कर्ता। हाँ जी, कर्ता की कहता है अपनी अपनी एक खास पोजीशन है, उसकी डिफाइन नहीं की जा सकती है। कर्ता हैज नो सुपीरियर इंटरेस्ट इन कोपार्टनरी, मतलब कमाल की बात यह है कि कर्ता की भी अपनी खुद की कोई स्पेशल वो नहीं है, जितना शेयर एक दिन के बच्चे का है उतना ही शेयर किसका है? कर्ता का। इफ पार्टीशन टेक्स प्लेस ही इज एंटाइटल्ड टू टेक हिज शेयर ओनली व्हिच इज इक्वल टू द शेयर ऑफ अदर co-partner. Position of co-partner is recognized by law. No stranger can ever be qualified to be a karta, but an adopted son who is the eldest in the family can be qualified. कर्ता इज द कस्टोडियन ऑफ द इनकम। बेसिकली कर्ता के पास ही सारी प्रॉपर्टी की कस्टडी होती है, लेकिन इवन कर्ता कांट मिस यूज द प्रॉपर्टी ऑफ HUF, क्योंकि हक तो किसका है? सारे को पार्टनर का, राइट। कैरेक्टरिस्टिक लीगल स्टेटस, HUF business is jointly owned business like a jointly owned property. It is governed by Hindu law. It can enter into partnership agreement with others. तो क्या एक HUF दूसरी HUF की पार्टनर हो सकती है? यस। एक HUF किसी इंडिविजुअल से पार्टनरशिप कर सकती है? यस। मेंबरशिप कहता है कि देयर इज नो मेंबरशिप अदर देन द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। इन साइड द फैमिली ऑल्सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेल मेंबर्स हु आर को पार्टनर बाय profit sharing. All co-partners have equal share in the profit of the business. In the event of the death of any co-partner, his wife can claim the share of the, but wife can never demand for division. Management, the management of the HUF business is in the hands of the senior most family members who is known as karta. He has the authority to manage the business and his ways of managing cannot be questioned by the, basically पता है क्या होता है? रस्म पगड़ी सुनिए ना, अब घर में बूढ़ा है 80 साल का, बेचारा खाट से तो उठ नहीं पाता, मैनेज क्या करेगा? तो उस केस में बड़े बच्चे की रस्म पकड़ी कर देते हैं, या जिसको भी करता बनाना उसकी रस्म पकड़ी कर देते हैं। वो मेन मोटिव क्या होता है कहने का कि अब हमारे HUF का बिजनेस
का कर्ता ये बंदा बन गया, राइट। मैनेजमेंट, ठीक है जी। लाइबिलिटी किसकी होती है? हर को पार्टनर की लाइबिलिटी उसके शेयर तक लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड, ठीक है जी। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज fluctuating share. The individual share of each co-partner keeps on fluctuating. This is because every birth of the male child in the family adds to the number of co-partner, and every death to the of the co-partner reduce the number. Continuity. HUF business continues to exist on the death of any co-partner, even on the death of कर्ता it continues to exist, क्योंकि दूसरा बंदा क्या बन जाएगा? कर्ता। Advantage. एश्योर्ड शेयर इन द प्रॉफिट, चाहे आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फ्रीडम इन मैनेजिंग किसकी? कर्ता की। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इतने सारे लोग होंगे तो नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। बाकियों की सर तो लाइबिलिटी नहीं है उनके शेयर के अलावा। आपको कम समझ तो नहीं है ना कि बिजनेस तो भाई मैनेज कर रहा है, इसने गलतियां करी, भुगतना मुझे पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात, दिस मेक कर्ता टू मैनेज द बिजनेस इन मोर। डिसएडवांटेज वही लिमिटेड रिसोर्सेज, परिवार के पैसे ही हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, अपना ही काम है कर लेंगे यार, राइट, सर पे कोई नहीं बैठा। स्कोप ऑफ फॉर मिसयूज ऑफ पावर बाय कर्ता। स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, परिवार में आपस में, राइट। इंस्टेबिलिटी। चलो जाओ नेक्स्ट क्या हमारे पास? सर एजुकेशन। सर जो HUF में नाजायज बच्चा होता है उसे लेते हैं क्या? लेते हैं, जब adopted भी ले जाता तो नाजायज। चपेट ही मारवा लेते हैं। नाजायज का मतलब इल्लीगल। नहीं, जो चीज इल्लीगल होगी वो लोग की नजरों में कैसे कंसीडर करेंगे? लेते हैं। पता नहीं किस किस के परिवार में कितने कितने इकट्ठे हो जाएंगे, मैं भी इनका हूँ, मैं भी इनका हूँ करके। नहीं, प्रॉपर एविडेंस दो, मानेगा हाँ भी। अगर मैंने लीगली अडॉप्ट करा एक बच्चे को वो तो लिखा ही हुआ ना, अडॉप्टेड सन इज इक्वल टू लीगल सन। लो कहता है आपका है तो लीगल, लीगली अडॉप्ट किया है तो लीगल, पर नाजायज थोड़ी ना लीगल होता है, वो तो नाम ही इलीगल दिया गया है। हाँ जी। स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स अ बॉडी क्रिएटेड अंडर एनी लॉ, सीधी सी बात, अ बॉडी क्रिएटेड अंडर एनी लॉ, राइट। तो बेसिकली जब लॉ के अंदर किसी बॉडी को क्रिएट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ही क्रिएट करने वाली है, और उसका मेन मोटिव क्या होने वाला है? पब्लिक सेवा। जनरली उसका मोटिव क्या होता है? समाज सेवा, राइट। A public corporation is an organization that is clothed with the power of the government but is possessed with the flexibility and initiative of private enterprise. लॉ ने क्रिएट किया और कहा कि जाओ जी अपने हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जैसे कि बैंक्स है, क्या बैंक्स प्रॉफिट नहीं जनरेट करते? है तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, है तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, नाम के पीछे लिखा जाएगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। लोगों को विश्वास रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ है और आप इसको आंख बंद करके पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, राइट। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज दस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंड। फॉर एग्जाम्पल RBI, भाई पब्लिक ओनरशिप किसी एक बंदे की जद्दी जायदाद नहीं है, जो चीज़ गवर्नमेंट की है वो किसकी है? पब्लिक की। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गलत काम नहीं कर सकती क्योंकि अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पब्लिक को। एंड बिजनेस मैनेजमेंट फॉर पब्लिक एंड, मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक एंड। ऑल्दो प्रॉफिट भी जनरेट करती है लेकिन मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक की। RBI है, LIC है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IDBI है, राइट। IDBI स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए लोन देती है। जो इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल फाइनेंशियली, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उनको
रिवैल्यूएट करती है, रिकंसिल करती है चीज़ों को। बैंक्स हैं, बैंक्स पब्लिक सेवा नहीं करते क्या? क्या किसानों को कम रेट में लोन नहीं देते? फिर हाँ जी, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट एन एंटरप्राइज डज नॉट बिकम पब्लिक कॉरपोरेशन सिंपली बाय यूजिंग द वर्ड कॉरपोरेशन। जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट कंपनी बट नॉट अ, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाई गई थी? बिजनेस के लिए। किस लिए बनाई गई थी और कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया, ये कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? असेंशियल फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन और कॉर्पोरेट बॉडी। सबसे पहली बात तो बॉडी है, अपने नाम से काम करती है, राइट। इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। द एक्ट डिफाइंस द पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। लीगल एंटिटी होती है, इट एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल। आरबीआई का गवर्नर मर जाएगा तो क्या नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होगा या आरबीआई बंद हो जाएगी? तो परपेचुअल सक्सेशन होता है। लॉ की नज़रों में इसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस होती है, राइट। इट कैन एक्वायर ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन सू एंड बी सूड एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, भाई गवर्नमेंट ने कहा जिस तरह बैंक्स हैं कि जी काम करो खुल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे वो तो फॉलो करते रहना, लेकिन अपने हिसाब से बाकी आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। आपको लगता है पब्लिक से फंड्स रेज करने तो आप कर सकते हो, बस ये याद रखना गवर्नमेंट होल्डिंग 60% से नीचे नहीं जानी चाहिए। आपको लगता है बोरो करके काम चल जाएगा तो बोरो कर सकते हो। तो जनरली पब्लिक जो हमारे पास कॉरपोरेशंस होती है ना, उनके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। एक तरह से ये कह लो ऐसी कंपनी जिनके ऊपर माँ बाप तो गवर्नमेंट हो गई, पर वो खुद से काम कर सकते हैं, अपने पैसे को खुद मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे? क्या माँ बाप के कहने पर दान दक्षिणा नहीं करेंगे? क्या माँ बाप के कहने पर परिवार की सेवा नहीं करेंगे? परिवार मतलब पब्लिक की सेवा नहीं करेंगे, राइट। इट एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट्स इनिशियल कैपिटल एंड बोरोइंग आर प्रोवाइडेड बाय माँ बाप, बट इट इज supposed to be self supporting. It can borrow money from the public and is empowered to plug back its money. अपने पास रिटेन करके रख सकती है। अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ जी, पब्लिक कॉरपोरेशन के अकाउंट्स कौन चेक करते हैं? माँ बाप। माँ बाप ने स्पेसिफिकली एक एजेंसी क्रिएट करी, उस एजेंसी का नाम क्या दिया? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। हाँ जी, मैनेजमेंट एंड पर्सनल। तो बेसिकली पब्लिक, देखो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है पर इंडिपेंडेंटली भी वर्क करती है। मेन मोटिव पब्लिक की हेल्प करना प्लस प्रॉफिट जनरेट करना भी, राइट। देखो मेन मोटिव क्या है? प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉरपोरेशन इज public service rather than, however it is expected to operate in a business like, हम सब नुकसान तो ना देना गवर्नमेंट को, राइट। एक चीज़ याद रखना, हाईलाइट करके बता रहा हूँ, पब्लिक डिपार्टमेंट्स और पब्लिक कॉरपोरेशन में डिफरेंस है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में डिफरेंस है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट ने अलग से एक बॉडी बना दी गई है जो कि इंडिविजुअली काम कर रही है, राइट, बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस लाइक मैनर के अंदर। डिपार्टमेंट कोई बिजनेस नहीं है, वो काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन बॉडी जो बिजनेस लाइक मैनर में काम करती है अलग से अपने नाम से, राइट। अब मैं कहूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट कहलाएगा कि काम कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन अगर सेपरेटली एक बॉडी क्रिएट कर दी जाए जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो काम कौन कर रहा है? सेबी, गवर्नमेंट नहीं कर रही। कौन कर रहा है? सेबी क्या है? पब्लिक बॉडी, एक डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट बॉडी है वो। क्लियर है? एडवांटेज क्या है जी?
ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या गवर्नमेंट के कहने से चलता है? इंडिविजुअली अपने आप काम करता है, वो काम जो उसे सौंपा गया है, लेकिन गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर, ठीक है। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन enjoys internal autonomy as there is no parliamentary interference in its day-to-day working. Therefore, it can run in a business like flexibility operations. Flexible operations कर लेने से being relatively free from, relatively लिखा हुआ है, 100% फ्रीडम नहीं है तो गवर्नमेंट की बनाई हुई, लेकिन relatively free from bureaucratic control. A public corporation enjoys flexibility and initiative in the business affairs. It can experiment in new lines of activities and decisions can be taken without undue delay. Continuity, corporate है तो continuity तो बनी रहेगी. Special privilege, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉ के अंदर बनाई गई बॉडी होती है, तो इसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा प्रिविलेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. एबिलिटी ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इंडिविजुअली वर्क कर रही है गवर्नमेंट के एसोसिएशन से, तो जो बंदे इसके अंदर है उन्हें प्रोफेशनली एक्वायर किया जा सकता है, मतलब प्रोफेशनल बंदों को एक्वायर किया जा सकता है, और टीम बेस काम किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस काम किया जा सकता है, राइट। अब जैसे इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, किसी का ऑडिट करवाना है, सीए को हायर कर लिया, तो सीए प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट का ना भी हो, पर हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, राइट। एलआईसी है, वो क्या मैनेजर्स ने अपॉइंट करते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर एमसीए के अंदर जॉब लगवानी है फिर तो गवर्नमेंट जॉब कहलाएगी, इनके अंदर जॉब लगी हुई है तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब कहोगे? बैंक में जॉब लगी हुई है थोड़ा ना कोई गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ जी। डिसएडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिफिकल्ट फॉर्मेशन, बाकायदा आपको लॉ बनाना पड़ता है इसके लिए, राइट। इनफ्लेक्सिबिलिटी, लॉ के अंदर बताया गया कि आप काम कैसे कर सकते हो, और देखो कहीं ना कहीं कुछ भी कह लो, जहाँ पर नेताओं को लगता है यार तो गवर्नमेंट कहीं ही कंट्रोल में आती है तो वो अपनी टांग अड़ाए बिना नहीं मानते, राइट। एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी एंड क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, भैया क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, एक तरफ तो कहा गया जन सेवा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे दीजिए, लोअर बिजनेस क्लास को कम इंटरेस्ट रेट पे दीजिए, दूसरी तरफ ये भी कहा गया भैया लॉस मत करना, प्रॉफिट क्रिएट करना। तो बेसिकली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं होता कि यार एक जने का पक्ष देखना है, इन्हें तो हर तरफ का देखना पड़ता है, अलग अलग, छोटों का भी देखना है, बड़ों का भी देखना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, और चीज़ें भी करनी है, राइट। तो दिस विल हैम्पर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब जिस तरह 17% फंड्स बैंक के, नेशनलाइज बैंक के, गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ किसानों को दे सकते हो, अगर किसान नहीं भी ले रहे तो भी किसी और को दे ही नहीं सकते, उनका 17% फंड तो क्या हो गया, लॉक्ड। तो जो पैसे अर्न करने बाकी वाले फंड से है अर्न करने पैसे 70 क्या पुराना करवा दें उनका। हाँ जी। सुटेबिलिटी, तो प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, रॉबसन्स ने, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डेस्टिन्ड टू प्ले एज इम्पोर्टेंट अ पार्ट इन द फील्ड, पता नहीं कैसे इंग्लिश लिखते थे यार ये लोग, टू प्ले एज इम्पोर्टेंट अ पार्ट इन द फील्ड ऑफ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज, रट्टा मार लेना। भैया ये मैं अपने आप नहीं लिखता, बुक से कॉपी पेस्ट होती है, वैसे ये तो आपको एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि कितनी सारी डेफिनेशंस होती है जो अलग अलग ऑथर ने दी है लेकिन मिल जुलती है बिल्कुल। ये सब एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी क्या एग्जीक्यूटिव में? नहीं, एग्जीक्यूटिव में ये चीज़ें नहीं है, एग्जीक्यूटिव में सब लॉजिकल है, पर वो कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल है, वो लॉजिक सीखने में 8-6 महीने लग जाते हैं। सर 8 से महीने मुझे तो दिक्कत है।
उसके बाद फिर रट्टा भी तो मारना है ना, कुल 3200 पेजों का। बस आज बेटा फाउंडेशन क्लियर कर लिए पहले। हाँ जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। कोऑपरेटिव्स मिलजुल कर काम करेंगे, इस दुनिया में एक नया नाम करेंगे, विच मीन्स को मीन्स इसके लिए सिंपल सा एक गाना, एक अकेला थक जाएगा साथ ही हाथ बढ़ाना। साथी हाथी मेरा साथी, उल्टा ही चल रहा है। मिलकर साथ निभाना। मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, छोटा सा डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हूँ, तू अकेला क्या कर पाएगा, छोटा सा डेयरी मिल्क प्रोड्यूसर है। क्यों ना सारे मिल जाए तो अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी की जा सकती है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हम मार्केटिंग भी मैनेज कर पाएंगे, पैकिंग भी मैनेज कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज कर पाएंगे, हम लोगों के सामने अपना इंटरेस्ट भी रख पाएंगे, अपना स्टेक भी रख पाएंगे, अपनी बात भी कह पाएंगे। वरना एक बंदा जो हार्डली 20 किलो 25 किलो 30 किलो मिल्क में डील कर रहा है, वो किसको अपनी बात कहेगा, किसको समझाएगा, क्या पैकिंग करेगा, क्या एडवर्टीजमेंट करेगा, राइट। तो कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। बहुत सारी है बेटा कोऑपरेटिव, तो गुजरात में भरी पड़ी है ये मिल्क से रिलेटेड ही है। हाँ, अमूल की कोऑपरेटिव। अमूल की आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। बेसिकली गुजरात में तो भरी पड़ी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किसको कमी चल रही है? हाँ जी, it works on the principle of self-help as well as the main objective is to provide support to the members. It is voluntary association of persons. People come forward as group, pool their individual resources, utilize them in the best possible manner and derive some common benefits out of it. Any 10 person, highlight कर रहा हूँ, कम से कम कितने लोग चाहिए, can form a cooperative society. It functions under the Cooperative Societies Act 1912 and other state cooperative societies act. पहले तो एक पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, फिर लगा यार कोऑपरेटिव तो स्टेट के दायरे में आनी चाहिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी कि आप अगर चाहो तो अपना एक्ट बना सकते हो अपने स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑपरेट करने की। मेन मोटिव क्या होता है, रेंडरिंग सर्विस रेदर देन अर्निंग, म्यूचुअल हेल्प इंस्टेड ऑफ सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ। Different type of cooperative societies. Consumer cooperative society. These societies are formed to protect the interest of general consumers by making consumer goods available at reasonable. They buy goods directly from the producers or manufacturers and thereby eliminating the middleman in the process of distribution. जैसे कि केंद्रीय अपना सहकारी Producer cooperative society. These societies are formed to protect the interest of small producers by making available items of their need for production like raw material, tools and equipments, machinery, etc. Handloom societies like APP, फिर बयानिका हरियाणा, हर स्टेट की है हैंडलूम्स, तो गुजरात हैंडलूम्स, हरियाणा हैंडलूम्स, यूपी, मध्य प्रदेश, JNK। हाँ जी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। These societies are formed by small producers and manufacturers who find it difficult to sell their products individually. The society collects the product from the individual members and take the responsibility of selling those products in the, जैसे कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन that sells Amul milk. कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, जैसे कि मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करते हैं हर महीने कुछ कुछ, जिस मेंबर को ज़रूरत होगी उसे कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा।
right? Formed to provide financial support to the members. The society accepts deposit from the members and grants them loan at reasonable interest rate in the time of need. Village Service Cooperative Society, Urban Cooperative Farming Society. These societies are formed by the small farmers to work jointly and thereby enjoy the benefit of large farming. Lift Irrigation Cooperative Society and पानी पंचायत. पानी पंचायत पानी से जुड़े रहेगा. भैया पानी नहीं पहुंचता फार्मर्स के पास, क्या बात कर रहे हो? ये पंचायत बेचारी लोटे भर भर उनके खेतों में पानी डालती है. सर ये हैंडलूम होता है. हैंडलूम ये क्या है सारा, ये जो पहन रहे हो कंबल चद्दर बेडशीट किस में आएगी? जूट के, खादी के. हाँ जी. हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो घर घर में मतलब आपको सबको पता है जो सोसाइटीज बनाई जाती है, फ्लैट्स बनाए जाते हैं, राइट? हाँ, गोकुल धाम सोसाइटी. अच्छा ये डेफिनेशंस के रट्टे मार लेना. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्या कह रहा है? धीरे 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 धीरे. हाँ जी. कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली चीज वॉलंटरी एसोसिएशन. खुद लोग इकट्ठे होते हैं, बनाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए. मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होए? 10. सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है. लेकिन ये चीज याद रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी है बट नोट अ. बॉडी कॉर्पोरेट. दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी मैं कह रहा हूँ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है पर सेपरेट लीगल एंटिटी है. बॉडी कॉर्पोरेट तो ये हो गई कि कोई लॉ के अंदर क्रिएट हुई है, और सेपरेट लीगल एंटिटी के मतलब ओनर और मैनेजमेंट डिफरेंट है. कंपनी नहीं है. हाँ. कंपनी की तरह शेयर्स इशू नहीं कर सकती, कंपनी की तरह फंड्स रेज नहीं कर सकती, लेकिन लॉ की नज़रों में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, अपने नाम से काम कर सकती है, राइट? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ तो सारे एक समान है. 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो सबका इंटरेस्ट है, सारे 1.1. एक समान है, राइट? तो बेसिकली वन मैन 1 vote. जनरली, राइट? सर्विस मोटिव, मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प करना अपने ही मेंबर्स की. टेक्नोलॉजी, कोई बंदा अच्छी यूज़ कर रहा है, कोई बंदा गलत यूज़ कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होएगी. इनके पास ट्रैक्टर अवेलेबल है, फ़िलहाल इनके खेत नहीं जोते जा रहे, तो ये अपना ट्रैक्टर सामने वाले को रीज़नेबल रेट पे प्रोवाइड कर देगा, हेल्प हो गई. इनके पास फ़िलहाल लेबर अवेलेबल है, तो लेबर एक दूसरे को प्रोवाइड कर दी जाएगी. सारे मिलकर फंड्स इकट्ठा करेंगे ताकि बाहर से न्यू मशीन लाए, वो मशीन जिस भी मेंबर को चाहिए होगी वो यूज़ कर सकेगा, राइट? हाँ जी. यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस. अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, सोसाइटी मस्ट ट्रांसफ़र एटलीस्ट 1/4 ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द. पहली चीज़. दूसरी चीज़, इट मे डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम अप टू 90% ऑफ इट्स सरप्लस एज डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स एंड कैन स्पेंड अनदर 10% फॉर द वेलफेयर ऑफ द. तो जो बच गया जनरल रिजर्व में डालने के बाद उसका कितना डिवाइड कर सकती है? डिविडेंड के फॉर्म में 90%, 10% वेलफेयर के लिए. ठीक है जी. इनकम मैनेजर. एक बार ये देखो फटाफट से. भैया मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट क्रिएट करवाना या सर्विस प्रोवाइड करना? Cash trading, it sells goods on the basis of cash only. Here the cooperative society hardly comes across with the financial hardship because of non-collection of sale dues. ये कभी भी उधार में सामान नहीं बेचते, इसने परचेज करना है कैश में. Fixed rate of return. All the members are supposed to contribute capital for the formation of the cooperative society or at the time of joining the member of the cooperative society in capital. कितना रिटर्न मिलता है मैक्सिमम जो हमने पढ़ा है? 9%.
गवर्नमेंट कंट्रोल, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कहते हैं जन सेवा के लिए बना रहे हैं, अपनी सेवा के लिए बना रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है भैया फिर तो हम कंट्रोल करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट आ गया। क्या पता आप भोले भाले फार्मर्स का मिसयूज कर रहे हो, उनसे प्रोडक्ट लेके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो, राइट। हाँ जी, capital of the society is raised from its members by way of share capital. However, major part of the finance is raised by the society from taking loans from the government या by accepting grants. याद रखना, societies can't issue shares to the public just like a company. सिर्फ किससे पैसे ले सकती है? अपने मेंबर्स से बस, या फिर लोन। गवर्नमेंट एड तो मांग ही सकती है। Easy formation, open membership, democratic management, limited liability, suitability और stability and continuity, low price। भाई जब डायरेक्ट फार्मर से मार्केट तक सामान पहुंचा रही है तो मिडलमैन तो सारे खत्म कर दिए, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। आपने कितनी बार टीवी में सुना है कि महाराष्ट्र में टमाटर नीचे फेंक दिए क्योंकि रेट मिल रहा था 2 रुपये और दिल्ली में बिक रहा कितने का था? 60 का। वो 2 से 60 कैसे पहुंच गया? आप जैसे लोगों की वजह से। खाना बंद कर दो तो बिकना भी कम हो जाएगा। टमाटर खाना कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। उबली हुई दाल खाएंगे। पानी पीना बंद करो। हाँ जी, म्यूचुअल, बस ना, सब कुछ म्यूचुअल हेल्प, social advantage, mobilization of savings, remove defects of capitalism like monopoly, undue concentration of wealth in few hands, only profit motive, cash trading so no bad debts, enjoy the benefit of various discounts and concessions, government support, promotes moral, social and educational। disadvantage क्या है जी? लैक ऑफ कैपिटल। अल्टीमेटली जो लोग सोसाइटी के मेंबर्स बन रहे हैं उन्हीं से कैपिटल ले सकते हो, और वो तो वैसे ही वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, फार्मर्स हैं या लोअर बिजनेसमैन हैं, कितनी कैपिटल आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। और गवर्नमेंट फंड्स देने से पहले कहती थी गवर्नमेंट वी प्रमोट, पर पता है ना वो कागजों में प्रमोशन होती है सिर्फ चीज़ों की। लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट, जिस जहाज़ के सारे कैप्टन होते हैं उस जहाज़ की डायरेक्शन तय करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, राइट। हाँ जी, और दूसरी बात, ये कोई प्रोफेशनल मैनेजर्स थोड़ी ना हायर करते हैं, ये तो खुद ही नाव चलाते हैं, जैसी भी चलेगी, चल तू हट मैं कर लेता हूँ, चल तू हट मैं कर लेता हूँ। लैक ऑफ यूनिटी अमंग मेंबर्स, लैक ऑफ मोटिवेशन, नो सेल्फ इंटरेस्ट, but men are selfish by nature, therefore generally the members lack motivation to work more। कैश ट्रेडिंग, अच्छा इनमें पता है दिक्कत क्या होती है? जैसे मान के चलो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर ली हैंडलूम वाली, अब मैं जितना वहाँ कंट्रीब्यूट करूँगा उतना ही तो मुझे मिलेगा ना रिटर्न में। मान के चलो मैं 60% अपना पर्सनल बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और कंट्रीब्यूट सिर्फ 40% कर रहा हूँ, तो मोटिवेशन उस सोसाइटी को एनहेंस करने का नहीं रहा, मोटिवेशन अल्टीमेटली पर्सनल वाला। कैश ट्रेडिंग होती है तो कुछ लोग लेना पसंद नहीं करते कैश में, तो मैनी कंज्यूमर्स नीड अ प्राइवेट फैसिलिटी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहता है, नेता लोग हमेशा रिबन काटने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन बिजनेस, सर इनके अकाउंट्स वाले तो निकलते हैं। अकाउंट स्टार्ट, इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स चाहे वो 1 पैसा भी अर्न करे या ना भी करे, ऑडिट जरूर होंगे, ठीक है। इनका स्लैब रेट भी डिफरेंट है, पहले 10,000 पे 10%, फिर अगले 10,000 पे 20%, फिर उसके ऊपर 30%, तो इनका स्लैब रेट भी डिफरेंट है और टैक्स पे करना पड़ता है इनको, ठीक है जी। लास्ट पेज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी। हमने पढ़ा पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। गवर्नमेंट ने कहा चलो हम आपको एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस देते हैं जहां पर आप काम तो पार्टनरशिप के फॉर्म में करेंगे बट आपकी पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है। तो नॉट अ कंपनी बट अ कॉर्पोरेट बॉडी, नॉट अ कंपनी
but having legal status in the eyes of law. Can't raise money by issuing shares. फंड्स तो पार्टनर्स ही प्रोवाइड करेंगे. नो नीड टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बिजनेस तो पार्टनर्स ही मैनेज करेंगे. तो काइंड ऑफ पार्टनरशिप बट हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ. तो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा जी एक पार्टनर की गलती के लिए या उसके मिसकंडक्ट के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होता है. यहाँ पर वो काम नहीं है. राइट. तो इन इंडिया LLPs आर गवर्न्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. कब से इफेक्टिव हुआ था? 31 March 2000. LLP combines the advantage of both company and partnership into a single form of organization. All the partners have right to manage the business directly. LLP shall be a body corporate and a legal entity having a perpetual succession separate from its partner. The mutual rights and duties of the partners of LLP intersay and those of जिस तरह पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है, यहाँ पर भी कह रहे हैं आप अपनी पार्टनरशिप डीड बना सकते हो. जो चीज़ पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है उसके लिए हमने LLP में प्रोविजन दे दिया. राइट. The Act provides flexibility to devise the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP Act. The LLP will be a separate legal entity. Each partner is an equal member in an LLP company. They decide together on various issues such as name of business, where it is located, how it is going to be operated. Partners also share equal in profit and loss in the नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर. पार्टनरशिप में तो हमने पढ़ा कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 50. लेकिन LLP के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉर्पोरेट बॉडी है, तो नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर. एक पार्टनर मरता है तो उसके प्लेस पर उसका लीगल हेयर भी पार्टनर बन सकता है. Each partner is protected against the action of the other partners, but the liability of LLP and partners are found to have acted with intent to defraud creditors or any fraudulent purpose, it shall be unlimited for all or any. तो ये तो बट ऑब्वियस बात है. तो कहीं भी होता है ना कि अगर आपका मेन मोटिव किसी के साथ फ्रॉड करना है, धोखा देना है, तो उस केस के अंदर तो आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? अदरवाइज पार्टनरशिप वाला काम नहीं है यहाँ पर LLP में कि भैया हर पार्टनर के लिए अनलिमिटेड दूसरा पार्टनर लायबल है. राइट. एडवांटेज पढ़ के बताओ जी कुछ ऐसा जो समझ में ना आए.